वो नायब सरकार है, वो कोई जो परिपाटी चली आ रही थी। इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये इंजन ठप है, इनके पिस्टन तो है डाउन, और ये तेल खाते हैं बहुत ज़्यादा। जहाँ तक बात करें हम राव नरबीर सिंह जी की, वो इस गुरुग्राम के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है। इस गुरुग्राम का जब विकास होना था, जो टाइम स्वर्ण काल था गुरुग्राम के विकास होने का, 2014 से 2019, तब भी नरबीर सिंह यहाँ से विधायक थे, और उन्होंने इस गुरुग्राम का भट्टा बैठाने में और बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। देखिए, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाना कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी और नाकामी है, इसको मानने से कोई गुरेज नहीं है। 13 साल 2013 के बाद आज 12 साल हो गए, संगठन नहीं बन पाया है। कांग्रेस इस बादशाहपुर की, गुड़गांव की और सोना की तीनों सीटों को 100% जीतने की स्थिति में थी चुनाव से 3 दिन पहले तक। चुनाव विधानसभा का था, कैंडिडेट मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की और बनाने की बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था उनको, क्योंकि जमीन पे नहीं थे। जमीन कांग्रेस की हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या यह है कि स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर घुसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है कांग्रेस के किसी बड़े नेता से इस प्रकार के विवादास्पद बयान दिलवा देती है कि जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। ये आपको जगह जगह बांट देते हैं, कहीं जाट गैर जाट के नाम पे बांट देंगे, कहीं गैर हीर के नाम पे बांट देंगे, कहीं ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के नाम पे बांट देंगे, कहीं गुजर गैर गुजर के नाम पे बांट देंगे। इनको जो फ़ायदा लगता है उसके लिए कर देते हैं। इनके पास वो संसाधन भी है और वो सिस्टम भी है, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और अगर जो आपने कहीं कंकर उछाड़ दिया तो जाके किसी भाजपा के पदाधिकारी को लगेगा। कहने का मतलब है, इतने भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन आप देख लीजिए हरियाणा की हालत देख लीजिए और गुरुग्राम की हालत देख लीजिए कितनी बुरी है। इनके ट्रिपल इंजन ने एक डीटीपी साहब को जिम्मेदारी दे दी, उनको सिंघम के तौर पर प्रचारित कर दिया। अवैध कॉलोनियाँ रोज कट रही है, आप हम घूमते हैं देख रहे हैं, शहर के बीचों बीच, अर्बन एरिया के बीचों बीच, रेजिडेंशियल सेक्टर के बीचों बीच अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, ओपन स्पेस में अवैध कॉलोनियाँ कट रही है, एम्यूनिशन डिपो की दीवार से सट के अवैध कॉलोनियाँ कट रही है। जो सबसे बड़े भूमाफिया हुआ करते थे गुरुग्राम के एक टाइम पे, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हैं, उनके चहेते लोग, चाहे ओपन स्पेस में देख लीजिए, चाहे रेजिडेंशियल सेक्टर में देख लीजिए, खुलेआम धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियाँ काट रहे हैं। 10-10 लाख रुपए लेकर तहसीलों में रजिस्ट्रियाँ होने लग रही है। एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री सेक्टर की प्रॉपर्टी बना के हो रही है। उनके खिलाफ शिकायत है, विजिलेंस में शिकायत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये अवैध कॉलोनियां विकसित करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन अवैध कॉलोनियों से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज हमारे साथ है कांग्रेस पूर्व प्रवक्ता राजेश यादव जी। अगर हम इन्हें कांग्रेस का जमीनी कार्यकर्ता भी कहे, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये समाज के लिए, समाज में अपनी एक एक्टिविस्ट की भूमिका निभाते हैं और हम देखते हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। गुड़गांव की जो समस्या है उनको बड़ी उग्रता से उठाते हैं और अच्छे मुद्दों को उठाते हैं। कूड़े को लेकर के, पानी को लेकर के काफ़ी काम करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कांग्रेस की भूमिका के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आपने हमें कंसीडर किया हमारी तारीफ के लिए, इसके लिए आपके सम्मानित चैनल का हम आभारी रहेंगे। जी सर, देखिए, भाजपा को 6-7 महीने हो गए सरकार में आए, सत्ता में आए। आप क्या देख रहे हैं कि क्या कुछ बदलाव आया है? क्या सरकार काम करवा पाई है? किन किन मुद्दों को लेकर काम हुआ अभी? देखिए, जहाँ तक भाजपा की सरकार की बात करें, पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। 11 साल से ही केंद्र में भाजपा की सरकार है, और जहाँ गुरुग्राम में बैठे हैं या नगर निगम में भी आप ये मान लीजिए, 2014 में जब भाजपा की सरकार बनी तो पूरी मेयर टीम और पार्षद भाजपा में चले गए थे। तो 11 साल से ही जो नगर निगम की सरकार है वो भी भाजपा की है, यानी कि ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी जो नायब सरकार आई है उसका क्या कहेंगे? हाँ, तो वो नायब सरकार है, वो कोई जो परिपाटी चली आ रही थी। इनकी ट्रिपल इंजन की सरकार है। ये इंजन ठप है, इनके पिस्टन तो है डाउन, और ये तेल खाते हैं बहुत ज़्यादा। कहने का मतलब ये है कि ये सरकार क्या है कि मिनिमम गवर्नेंस और मैक्सिमम गवर्नमेंट। ठीक है, इनका जो नारा था वो उल्टा था, लेकिन ये इनका आचरण है वो इस तरीके का है। आज आप देखेंगे, अगर जो आपने कहीं कंकर उछाड़ दिया तो जाके किसी भाजपा के पदाधिकारी को लगेगा। कहने का मतलब है, इतने भाजपा के पदाधिकारी हैं, लेकिन आप देख लीजिए
हरियाणा की हालत देख लीजिए और गुरुग्राम की हालत देख लीजिए कितनी बुरी है। इनके ट्रिपल इंजन ने बिल्कुल हरियाणा को तबाह कर दिया है, सामाजिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी, शैक्षणिक तौर पे भी, रोजगार के तौर पे भी। शैक्षणिक में इसलिए कह रहा हूँ कि 6 यूनिवर्सिटी है हरियाणा की जिसमें वाइस चांसलर नहीं है, नियुक्त नहीं कर पाई है भाजपा सरकार। चारों तरफ कूड़े के ढेर है। बजट आप देख लीजिए, ये कह रहे हैं 4 लाख करोड़ का हम करने जा रहे हैं, 2.5 लाख करोड़ का ये बजट लेके चले गए। 70,000 करोड़ का कर्जा था जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश से गई थी। आज 3 लाख करोड़ के करीब हरियाणा सरकार के ऊपर कर्ज है। लेकिन आप देखेंगे सड़कें टूटी हुई है, जो स्कूल है, कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बिल्डिंग या तो अधूरी है या जर्जर हो चुकी है। कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हुए हैं, कहीं कोई नया प्रोजेक्ट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रचार है, भाजपा नेताओं की भोग विलासिता है, इसके अलावा कहीं कोई नहीं है। और भ्रष्टाचार अपने चरम पे इस टाइम हरियाणा प्रदेश में। गुरुग्राम में जल भराव की एक बड़ी समस्या है। जब भी बरसात का मौसम आता है तो गुरुग्राम एक जलग्राम बन जाता है। इसको लेकर के पिछले दिनों नरबीर सिंह ने भी बैठक की थी, कल राव इंद्रजीत सिंह ने भी बैठक की। आप क्या कहेंगे, कितना संतुष्ट है इन बैठकों से? कुछ असर पड़ रहा है क्या जल भराव पर? देखिए, जहाँ तक बात करें हम राव नरबीर सिंह जी की, वो इस गुरुग्राम के लिए एक बहुत बड़ी आपदा है। इस गुरुग्राम का जब विकास होना था, जो टाइम स्वर्ण काल था गुरुग्राम के विकास होने का, 2014 से 2019, तब भी नरबीर सिंह यहाँ से विधायक थे और उन्होंने इस गुरुग्राम का भट्टा बैठाने में और बेड़ा गर्क करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो सिर्फ मीडिया मैनेज करने के लिए अफसरों को हड़काते हैं, बाद में अपने घर बुला के उन अफसरों से उल्टे सीधे काम कराते हैं। गुरुग्राम में जो पानी भरने की समस्या है, गुरुग्राम का जो पहाड़ी का पानी आता है, वो पहाड़ी का पानी नजफगढ़ ड्रेन में जाता है। पहले दिन से ये समस्या है। 3 या 4 उसके मेन स्थान है। एक तो नाथुपुर के रास्ते से जाता है, एक वजीराबाद चकरपुर के रास्ते से जाता है, एक बादशाहपुर फाजिलपुर के रास्ते से जाता है। वहाँ पे इन्होंने ड्रेन और कॉरिडोर बना दिए। कॉरिडोर ऐसे बनाए, वो यहाँ पे किसी एनजीओ को ठेका दे दिया, सरकार के हजारों करोड़ रुपए तबाह कर दिए और जो पानी के प्राकृतिक रास्ते थे उन रास्तों को बंद कर दिया। अब पानी निकलेगा कहाँ से? आप एक जगह से रोकेंगे तो वो दूसरी जगह चला जाएगा, क्योंकि प्राकृतिक जो पानी का बहाव है वो यहाँ के जो, क्योंकि हम यहाँ हमारा जन्म हुआ है, हम जानते हैं, नरबीर सिंह जी भी जानते हैं, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता है। लेकिन पानी भरता है तो सैकड़ों करोड़ रुपए नाले साफ करने के नाम पे, नए नाले बनाने के नाम पे, विकास कार्यों के नाम पे ठेके छुटते हैं और उसमें से 20 पैसा लगता है, 80 पैसा नेताओं की और भाजपा के नेताओं के और अफसरों के और ठेकेदारों की जेब में चला जाता है। पानी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मैं लिख के दे रहा हूँ, आप मेरे से एफिडेविट में लिखवा लीजिए। गुरुग्राम में इस तरीके से जल भराव की समस्या का कभी समाधान नहीं हो सकता। ये पैसे खाने का प्रोग्राम है इनका, जल भराव से मुक्ति दिलाने का कोई काम नहीं। अब इनसे पूछे, बादशाहपुर ड्रेन है जो, उस बादशाहपुर ड्रेन के ऊपर आपने फॉरेस्ट कॉरिडोर बना दिया। अब बारिश का पानी आपसे पूछ के तो आएगी नहीं कि भाई इतना फुट तक आना है या इतना फुट तक आना है। आपने उसको बॉक्स ड्रेन बना दिया, नेचुरल है, और नेचुरल को आपने बॉक्स ड्रेन बना दिया और उस बॉक्स ड्रेन में आपने सीवर का पानी डाल दिया। तो आप बताइए बारिश का पानी कैसे निकलेगा? यही हाल चकरपुर बांध के ऊपर है, यही हाल नाथुपुर डुंडाहेड़ा बांध के ऊपर है। तो आप बताइए पानी कैसे निकलेगा? पहले ये पानी हीरो होंडा चौक पे भरता था, हीरो होंडा चौक पे अंडरपास बना दिया, ये अब नरसिंहपुर में भरने लगा है। अब ये एक नया नाले का प्रस्ताव कर रहे हैं, वो खेड़की दोला में भरने लगेगा, क्योंकि समाधान स्थायी ना इनकी नीयत है समाधान करने की और ना इनके पास वो विजन है कि समाधान कर सकें। नरबीर सिंह जी की बात मैं जो करूं, नरबीर सिंह जी के साथ उनकी कोठी पे आपको कोई पर्यावरणविद, कोई शिक्षाविद, कोई विशेषज्ञ उनके साथ कभी नहीं दिखेगा। उनके साथ हमेशा दिखेंगे भाजपा के छुटभइये नेता जो ठेकेदारी करते हैं, अवैध कॉलोनियां काटते हैं, या ठेकेदार या करप्ट ऑफिसर, वो आपके उनके साथ दिखाई देंगे। तो आप उनकी नीयत का अंदाजा इसी चीज से लगा सकते हैं कि उनकी नीयत गुरुग्राम का विकास करने की है या अपना और अपने लोगों का विकास करने की है। अभी आपने इतनी सारी समस्याएं खुद ही बता दीजिए, भाजपा को भ्रष्ट भी बता दिया है, ये सब चीजें हैं। लेकिन हम जब लोकसभा चुनाव में घूमते हैं तो लोगों से समस्या सामने आती है, विधानसभा चुनाव में घूमे तो भी समस्या सामने, नगर निगम चुनावों में भी समस्या सामने, लेकिन फिर भी भाजपा की सरकार सत्ता में आती, क्या वजह मानते हैं? देखिए, भाजपा की सरकार सत्ता में आने के बहुत से कारण हो सकते हैं। कहीं ना कहीं ये लगा लीजिए कि विपक्ष के तौर पे हमारी कमजोरी है, हम उस तरीके से नहीं हो पा रहे। दूसरा, ब्रांडिंग। अब एक उदाहरण है छोटा सा, सबको पता है पेप्सी बहुत खराब चीज़ है, हर आदमी को पता है, लेकिन पेप्सी की ब्रांडिंग इतनी ज़बरदस्त हो रही है कि ना चाहते हुए भी लोग अपने बच्चों को और खुद उसको पी लेते हैं। ऐसे ही भाजपा की जो ब्रांडिंग है, क्योंकि ये जो पैसा जो है ना, ये जो भ्रष्टाचार भारी हो रहा है, इसका बहुत बड़ा अमाउंट विपक्ष की छवि धूमिल करने में और भाजपा की
फर्जी ब्रांडिंग करने में हो रहा है। एक तो ये प्रभाव है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी माहिर है देश को और राज्य को तोड़ने में। ये आपको जगह जगह बांट देते हैं, कहीं जाट गैर जाट के नाम पे बांट देंगे, कहीं गैर हीर के नाम पे बांट देंगे, कहीं ब्राह्मण गैर ब्राह्मण के नाम पे बांट देंगे, कहीं गुजर गैर गुजर के नाम पे बांट देंगे। इनको जो फायदा लगता है उसके लिए कर देते हैं। इनके पास वो संसाधन भी है और वो सिस्टम भी है, उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हो रहे हैं। और दूसरा, हम ये मान के चलते हैं कि देखिए, कांग्रेस को आज सबसे ज़्यादा अगर सत्ता में नहीं आ पाई तो उसका सबसे बड़ा कारण दक्षिणी हरियाणा का है। दक्षिणी हरियाणा में हम शून्य पे सिमट गए। तो लेकिन कांग्रेस की आप कमी खुद ही बता रहे हैं, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाया इतने टाइम से। क्या बात है, क्या वजह रही है कि आज कांग्रेस सत्ता पक्ष के सामने बिल्कुल भी अपना मजबूत पक्ष नहीं रख पा रही है? क्या वजह है? देखिए, कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाना कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी और नाकामी है, इसको मानने से कोई गुरेज नहीं है। 13 साल 2013 के बाद आज 12 साल हो गए, संगठन नहीं बन पाया है। दूसरा, ये तो बड़े लेवल के खेल हैं और इन चीज़ों का तो सबको पता है। ये तो सार्वजनिक तौर पे आती भी रहती है बातें कि भाई हर आदमी अपना चाह रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को भी सोचना है, हम लोगों को भी सोचना है कि आज हमारी 37 सीटें आई है। हरियाणा में चुनाव के वक्त में ये माहौल था कि 70 सीट कांग्रेस जीतने की स्थिति में थी, लेकिन 37 पे सिमट गई। तो उसका सबसे बड़ा दक्षिणी हरियाणा देख लीजिए कि दक्षिणी हरियाणा में हम एक भी सीट नहीं जीत पाए। उसका कारण ये है कि ना तो हम कोई रैली कर पाते हैं, ना हम कोई धरना प्रदर्शन कर पाते हैं सामूहिक तौर पे। यहाँ दक्षिणी हरियाणा में पीछे कारण यही है कि एकला चलो। नेता क्या है कि कुछ नेता तो कुछ नेता तो इतने बड़े बन गए हैं कि वो सोचते हैं कि भाई जो भी आएगा तुम्हारे नीचे आएगा, तुम्हारे किसी की बराबरी करने की जरूरत नहीं है। जो नए नेता है वो, क्योंकि उनको लगता है कि भाई संघर्ष करने की, धरने प्रदर्शन करने की, पार्टी हित में काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी लॉबिंग है, लॉबिंग के दम पे टिकट आ जाएगी, बीजेपी के खिलाफ माहौल है तो जीत जाओगे। ये चीज़ें अब की बार काम नहीं कर पाई। दक्षिणी हरियाणा में 100% सारी की सारी सीटें, हम जहां बादशाहपुर विधानसभा में बैठे हैं, कांग्रेस इस बादशाहपुर की, गुड़गांव की और सोहना की तीनों सीटों को 100% जीतने की स्थिति में थी चुनाव से 3 दिन पहले तक। लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, मैनेजमेंट नहीं किया गया। कैंडिडेट थे, उनको ये लग रहा था कि तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। चुनाव विधानसभा का था, कैंडिडेट मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनने की और बनाने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस था उनको, क्योंकि जमीन पे नहीं थे। जमीन पे होते तो उनको धरातल का पता होता, कहाँ कमियां हैं, कहाँ कमजोरियां हैं, उसको कैसे दूर किया जाए। और जो कांग्रेस पार्टी का परिवार है, देखिए शैली जी, मैं ये कहता हूँ कि कोई भी ना पार्टी में, बीजेपी एक टाइम ऐसा था 2 सांसदों की पार्टी थी, तो उसको इग्नोर करना कि हमारे पास कार्यकर्ता कम है, तो कार्यकर्ता चाहे आपके पास एक है, उस कार्यकर्ता को मान सम्मान दे के बुलाना चाहिए। जैसे घर में विवाह शादी होता है तो हम अपने घर के परिवार के लोगों को मना के लाते हैं। ऐसे जो कैंडिडेट है, जो बड़े नेता है, उनका फर्ज बनता था कि चुनाव में भाई सबको इकट्ठा करें, सबको मान सम्मान दें, जिम्मेदारियां दें, काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ लग नहीं रहा था। जो ये कैंडिडेट है, मैं तो अपने यहीं गुरुग्राम की बात करूंगा, वो बहुत ओवर कॉन्फिडेंट थे। उनको ये लग रहा था कि विधानसभा तो तुम जीतते ही पड़े हो। वो मंत्री और उप मुख्यमंत्री की बातें कर रहे थे। सब जगह यही चर्चा थी, उप मुख्यमंत्री बना। हाँ, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस ले डूबा। धरती पे ना होना भी कहीं ना कहीं, हर चीज पैसों से या ब्रांडिंग से नहीं हो पाती। कहीं ना कहीं तो आपको जमीनी सच्चाई का ज्ञान होना चाहिए। राजेश जी, क्या गुड़गांव में जो कांग्रेस के प्रोग्राम होते हैं या कोई विरोध प्रदर्शन होता है, क्या आपको आमंत्रित किया जाता है? नहीं, देखिए मैं वही बता रहा हूँ, यहाँ पे एकला चलो रे वाली रीत चल रही है। जो प्रदर्शन पहले तो हो नहीं पा रहे हैं कोई, ये बड़े दुख की बात है। और हो पाते हैं तो जो व्यक्ति प्रदर्शन के लिए बड़े नेता को आमंत्रित करता है वो अपने हिसाब से मैनेज करता है। पार्टी स्तर पे नहीं होता कोई प्रोग्राम कि भाई जिला मुख्यालय पे कोई बैठ के मीटिंग हो, जिम्मेदारियां दी जाए, ड्यूटियां सौंपी जाए, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। जबकि होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। एक विपक्ष के तौर पे भी ये बहुत ज़रूरी है और कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके माध्यम से मेरा प्रदेश नेतृत्व को, राष्ट्रीय नेतृत्व को ये संदेश है कि कम से कम संगठन तो जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन आप ये संदेश तो दे ही सकते हैं कि कांग्रेस एकजुट है। और जब कहीं प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के कार्यक्रम हो तो वहाँ सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें, सबकी जिम्मेदारियां दें और जवाबदेही भी तय करी जाए कि भाई आपने किसी को कोऑर्डिनेटर बना दिया, आपने किसी को जिम्मेदारी दे दी और वो 50 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाए, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी तो उसकी भी तय होनी चाहिए। कि सिर्फ ये कि वे बड़े नेताओं की जी हुजूरी कर रहा है तो इसलिए उसको कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। कांग्रेस को, पार्टी को इस विषय में भी सोचना पड़ेगा।
भाजपा पारदर्शिता से नौकरी देने की बात कहती रही है और उन्होंने शायद नौकरियां दी भी हैं, ग्रुप सी डी की दी हो। लेकिन कांग्रेस का जो विधानसभा चुनाव में हम देख रहे थे, कुछ नेताओं के ऐसे बयान आए जिसका फायदा भाजपा को हो गया। आपको क्या लगता है कितने नुकसान हुआ इससे कांग्रेस को? कांग्रेस को आपने बिल्कुल सही कहा आपको कि कांग्रेस का जो सबसे बड़ा नुकसान है, जो मैं नाम भी ले देता हूँ, एक कुलदीप शर्मा जी थे कन्नौर से जो चुनाव लड़ रहे थे, एक नीरज शर्मा जी थे जो एनआईटी से चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने जो ये खर्ची पर्ची, बीजेपी ढोल पीट रही थी खर्ची पर्ची का, और उन्होंने इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना बयान दिए जिससे पूरे हरियाणा में ये गलत मैसेज चला गया, और कांग्रेस पार्टी को इसका बहुत मोटा खामियाजा इन दो नेताओं के बयानों की वजह से उठाना पड़ा। लेकिन फिर भी कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत जवाब नहीं दे पाई इसका। नहीं, जवाब देखिए ऐसा नहीं है, वो बड़े नेता हैं, वो विधायक भी हैं, कुलदीप शर्मा जी तो बहुत ही वरिष्ठ नेता थे, ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने ऐसे ही जज्बात में आके बयान दे दिए होंगे। कांग्रेस की हरियाणा में सबसे बड़ी समस्या ये है कि स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल कांग्रेस के अंदर घुसा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी जब चाहती है कांग्रेस के किसी बड़े नेता से इस प्रकार के विवादास्पद बयान दिलवा देती है कि जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है और भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता है। ये बयान भी कहीं ना कहीं उसी दिशा की ओर इशारा करते हैं, क्योंकि ना तो वो कोई मौका था वहां पे इस तरीके के बयान देने का। मुद्दा ये था कि भारतीय जनता पार्टी का खर्ची पर्ची का जो ढोल है झूठा है। तथ्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में जितनी भी भर्तियां हुई है उसमें सब में पेपर लीक हुए हैं, बाकायदा पेपर लीक के मुकदमे दर्ज हुए हैं। जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हैं उनको सस्पेंड किया गया था, वो भारती जी थे, उनके खिलाफ जांच की गई। एचएसएससी में जो हुए जितनी भी भर्तियां हुई हैं सारी कोर्ट में गई, किसी पे रोक लगी, कोई भर्ती रद्द हुई। फिर इन्होंने HKRN चलाया, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। HKRN में इन्होंने ये कहा कि हम पारदर्शिता से भर्ती करेंगे। HKRN के लोगों को इन्होंने छांट के जो इनको ठीक नहीं लग रहा था उनको निकाल दिया। आज वो पूरे हरियाणा में हड़ताल कर रहे हैं। एक भर्ती आप मुझे बता दीजिए भाजपा के कार्यकाल में हुई हो और जिसके साथ कोई विवाद ना जुड़ा हो, पेपर लीक का या घोटाले का, तो ठीक है वो ब्रांडिंग कर रहे हैं, उनका झूठ बिक रहा है, कांग्रेस का सच भी नहीं चल पा रहा भारतीय जनता पार्टी। राजेश जी, एक अवैध कॉलोनियों का सिलसिला लंबे समय से चलता आ रहा है। पहले अवैध कॉलोनियां बसती है, फिर टूट जाती है और फिर उन्हें वैध कर दिया जाता है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, क्या लगता है आपको? सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं बड़े, चाहे वो विधायक हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे बड़े पदाधिकारी हैं, उनके इर्द गिर्द आपको वो लोग नजर आएंगे जो अवैध कॉलोनियां काटते हैं। जितनी अवैध कॉलोनियां इस गुरुग्राम जिले में 2014 तक बनी होंगी, गुरुग्राम शहर में 2014 से और 2025 तक उससे ज़्यादा अवैध कॉलोनियां पनपी है। एक DTP साहब को जिम्मेदारी दे दी, उनको सिंघम के तौर पे प्रचारित कर दिया। अवैध कॉलोनियां रोज कट रही है, आप हम घूमते हैं देख रहे हैं, शहर के बीचों बीच, अर्बन एरिया के बीचों बीच, रेजिडेंशियल सेक्टर के बीचों बीच अवैध कॉलोनियां कट रही है, ओपन स्पेस में अवैध कॉलोनियां कट रही है, एम्यूनिशन डिपो की दीवार से सट कर अवैध कॉलोनियां कट रही है। लेकिन वो ब्रांडिंग क्या कर रहे हैं, रेहड़ी तोड़ दी, पटरी वाले उठा दिए। क्या आज तक हरियाणा सरकार में किसी कॉलोनाइजर भूमाफिया के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज हुआ गुरुग्राम में? जो सबसे बड़े भूमाफिया हुआ करते थे गुरुग्राम के एक टाइम पे, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। आज भी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक और मंत्री हैं, उनके चहेते लोग, चाहे ओपन स्पेस में देख लीजिए, चाहे रेजिडेंशियल सेक्टर में देख लीजिए, खुलेआम धड़ल्ले से अवैध कॉलोनियां काट रहे हैं। 10-10 लाख रुपए लेकर तहसीलों में रजिस्ट्रियां होने लग रही है। एग्रीकल्चर लैंड की रजिस्ट्री सेक्टर की प्रॉपर्टी बना के हो रही है, उनके खिलाफ शिकायत है, विजिलेंस में शिकायत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही ये अवैध कॉलोनियां विकसित करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इन अवैध कॉलोनियों से मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। और आपने कहा कि अवैध हो जाती है, अभी जब ये कॉलोनियां वैध होंगी ना, तो जिन्होंने प्लॉट खरीदे उनको डेवलपमेंट चार्ज का जब बिल आएगा ना, 1000 रुपये मीटर का, 1200 रुपये मीटर का, उनको तब पता चलेगा वैध हो रही है। कारपोरेशन उनके ऊपर डेवलपमेंट चार्ज लगाएगा, यानी कि अगर जो 100 गज का प्लॉट है तो 1.5 लाख रुपए आपको देना। तो ये सीवर और जो पानी की लाइन है ये आपके पैसे से डलेंगे, सरकार इसमें कुछ नहीं करने जा रही है। थैंक यू सो मच सर। दोस्तों, आपने राजेश यादव जी का पूरा इंटरव्यू सुना। इन्होंने भाजपा सरकार पर तीखा आरोप लगाया है और कांग्रेस को भी बढ़िया आईना दिखाया है, जिससे कि कांग्रेस को सीख भी लेनी चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।